सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था द मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट एंड द मोनाक ऑफ बीस्ट मिलके जिन को मार दिए थे, और तब वो जाता है अपने इटर्नल स्लम्बर में और वहीं पे उसके सामने आता है द किंग ऑफ डेड एशबॉर्न। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो से उठाया हुआ मेरा टॉप 5 कमेंट्स। थैंक यू JMB4699, आर्थर 7X गेमिंग, MC लेजेंड, रूशर गेमिंग GFF एंड जन्मजीत भट्टाचार्य जी। आप लोग भी कमेंट करो और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एपिसोड के शुरू में हम एशबॉर्न को देखते हैं। वो आगे आ रहा था, जिन को देखते हुए तभी कहता है, तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए जी सकते हो, जब तक तुम चाहते हो तब तक जी सकते हो। ये इस तरह है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत सपने से नहीं उठने वाले, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत सपना होगा। जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं इस इल्यूशन में हमेशा के लिए ट्रैप रहूं जो कि तुमने बनाया है? ये सुन के एशबॉर्न कहता है, नहीं, इसे मैंने तो नहीं बनाया है, मैं इस दुनिया का क्रिएटर नहीं हूँ, तुम हो। ये सुन के जिन चौंकता है और कहता है, क्या मैं हूँ? और तभी एशबॉर्न अपना अपीयरेंस चेंज करता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, एशबॉर्न हर वक्त अपना अपीयरेंस चेंज करके जिन के साथ बात करेगा, तो जब भी आप किसी नए रूप या फिर किसी और रूप में देखोगे तो मान लेना कि वो एशबॉर्न ही है। वो कहता है, तुम्हारा जो डिजायर है तुम्हारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने की, और उसके साथ मेरी पावर मिलने के बाद ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, इस दुनिया को तुमने ही बनाया है, और ये जो डोमेन ये मेरा ही डोमेन है, और अब तुम जिसमें हो ये है इटर्नल स्लम्बर। और फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इवन दो तुम मौत के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ तक कि किसी और से भी बहुत ज़्यादा करीब हो, पर तुमने बार बार रेजिस्ट किया, किसी और से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई एम द रिकॉर्ड ऑफ योर स्ट्रगल्स, द एविडेंस ऑफ योर रेजिस्टेंस एंड द रिवार्ड फॉर योर पेन। मैं ही हूँ मौत, इटर्नल स्लम्बर और डर, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं हूँ तुम। और तभी वो अपना फिर से अपीयरेंस चेंज करता है और जिनबू के पुराने वाले अपीयरेंस में आता है। अपने हाथ को आगे करते हुए वो एक बहुत बड़ी सी पेड़ को क्रिएट करता है और कहता है, मेरे डोमेन के अंदर तुम फ्री हो, जो तुम्हारी इच्छा वो तुम कर सकते हो, जैसी इच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। जिन बस वहाँ पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था, और तभी देखते हैं वो भी अपना हाथ आगे करके एक फ्लावर को क्रिएट करता है। वो फिर से उसे कहता है, मेरे डोमेन के अंदर जो भी होगा, जो भी है, सब कुछ तुम्हारा है। किसी भी चीज़ को तुम अपने डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और फिर उसे एब्जॉर्ब करके मेरी पावर को तुम्हारे अंदर ले सकते हो। ऑल्दो ये जो पूरी दुनिया तुम देख रहे हो, ये सब कुछ पॉसिबल है तुम्हारे डोमेन के अंदर। तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम किसी भी दुनिया को क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर उसे बदल सकते हो। ये एक तरह का ओमनीपोटेंट पावर है। जिन चुपचाप ये सब सुन रहा था और तभी कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम और मैं, हम दोनों में सेम पावर है? ये सुन के वो हंसता है और उसे तभी हम मिस चायन की अपीयरेंस में देखते हैं। वो कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा है तुमसे मिलने के लिए। आई एम द मोनाक ऑफ शैडोज, द किंग ऑफ द डेड, जो कि मौत पर रूल करता है, और सबसे डीपेस्ट डार्कनेस्ट वो भी मैं ही हूँ। जिन कहता है, क्यों, मैं ही क्यों? वो कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या और क्यों। और तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों से कुछ क्रिएट करता है और वहाँ पे एक स्क्रीन की तरह चालू होता है और सब कुछ शुरू से दिखने लगता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिगिनिंग एंड एंड, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा बिगिनिंग वो भी दिखाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में हम जिन को देखते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरह से जमा हुआ है। मोनाक ऑफ बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए कह रहा है, वो डेफिनेटली मर चुका है, उसका हार्ट वो स्टॉप हो चुका होगा। आंद्रे लियोनार्ड को कहता है, हे, मैं संग जिनबू का प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि वो खत्म हो चुका है। क्या हुआ? लियोनार्ड कहता है, वेल। दूसरी तरफ तभी मिस्टर बीएक को देखते हैं। वो कहता है, इम्पॉसिबल, इसका मतलब इस पूरे दुनिया में अब कोई भी नहीं है जो कि इन बीस्ट को रोक सके। लिम तागियो बिल्डिंग के ऊपर से ये देखता है और सोचने लगता है, डैम इट,
मुझे उस बंदे की बात सुनना ही नहीं चाहिए था। मे भी अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी मेरे पास चांस है उन्हें रोकने का। उन पर वो अटैक करने के लिए सबको ऑर्डर देता है। पर तब जब वो मोनाकॉफ आइस की तरफ देखता है और वो भी उसकी तरफ घूम के देखता है, उसकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी आंखों में देख के लिमतागियो बहुत ज़्यादा डरता है। पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है, हमें हार्ट बीट फिर से सुनाई देता है और ज़ोर ज़ोर से होने लगता है। मोनाकॉफ फ्रॉस्ट पीछे देखता है और डर जाता है। और वहीं पे हम जिनकी बॉडी जहाँ पे जमी हुई थी वहाँ पे हम देखते हैं बाहर से और ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। मोनाकॉफ फ्रॉस्ट और मोनाकॉफ बीस्ट दोनों बस कहने लगते हैं, पर कैसे ये हो सकता है। जिन को तभी हम थोड़ा सा स्माइल करते हुए देखते हैं, उसकी हार्ट यानी ब्लैक हार्ट को देखते हैं, वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। मोनाकॉफ फ्रॉस्ट पूरी तरह से डर जाता है और बस कहता है, वेट, मुझे ये मत बताओ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों एक साथ सोचते हैं, हमने ट्रू किंग को जगाने के लिए उसकी फेक बॉडी को मार दिया, और अब हमें ये मत बताओ कि उसकी फेक बॉडी के मरने के बाद अब जो ये हो रहा है, ये उनकी असली फॉर्म का जन्म हो रहा है। और ये समझने के बाद वो दोनों मिलके हम देखते हैं उसकी जमी हुई बॉडी पर अटैक करने जाता है। तभी मोनाकॉफ बीस्ट को हम देखते हैं कोई आके बहुत ही खतरनाक एक किक मारता है और साथ ही में मोनाकॉफ फ्रॉस्ट को भी मारता है। और वहाँ पे हम और कोई नहीं, जीन के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उसे बचाने के लिए आया था। उसकी एक किक से दोनों के दोनों मोनाक एक ही साथ बहुत दूर जाके गिरते हैं। और तभी जिन के फादर को देखते हैं अपने हाथ में डैगर लिए हुए कहता है, अब से कोई भी इस बच्चे पर हाथ नहीं डालेगा। उसे हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम एशबॉर्न की डोमेन में देखते हैं। वहाँ पे अब फ्लैशबैक चालू हो चुका है और यहाँ से हम सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्यों डेंजन्स क्रिएट होते हैं, क्यों हंटर्स को पावर मिलते हैं और बाकी सब कुछ। ध्यान से सुनिएगा। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है, किसी और दुनिया में लाइट और डार्कनेस साथ एग्जिस्ट करते थे, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं था। पर तभी एब्सोल्यूट बीइंग इन दो चीज़ों को दो हिस्सों में बांट दिया और लाइट से बनाया मैसेंजर ऑफ गॉड एंड डार्कनेस से बनाया मोनाक, जो कि 8 मोनाक्स थे। मोनाक जिन्हें कि इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था, और दूसरी तरफ मैसेंजर्स, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो इस दुनिया को मोनाक से प्रोटेक्ट कर सके और इस दुनिया में शांति मेंटेन कर सके। और इसी वजह से हमेशा ही मोनाक्स और रूलर्स के बीच वॉर होता रहता था। पर एक दिन एक मैसेंजर ऑफ गॉड इस नेवर एंडिंग वॉर से थक चुके थे और उसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग के पास गया और वहाँ पे जाके उनसे कहा, ओ एब्सोल्यूट बीइंग, क्यों आप हमारी मदद नहीं करते, आपकी फेथफुल सब्जेक्ट्स की मदद नहीं करते? क्या आप हमारी चीखने की आवाज़ को नहीं सुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्द भरे होते हैं? अनगिनत सोल्जर्स जो कि मर रहे हैं आपकी ऑनर में। प्लीज़ माय लॉर्ड, ओ एब्सोल्यूट बीइंग, हमें आपकी ताकत दो, हमारी मदद करो। अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम उनकी सर को आपको लाके ट्रिब्यूट देंगे। पर एब्सोल्यूट बीइंग, उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, वो बस चुप रहे। इनकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी वो चुप रहे। और तभी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को समझ में आ गया, जो भी वो लड़ाई करते हैं मोनाक्स के साथ, जो उनका बैटल होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बस एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और कुछ भी नहीं। एब्सोल्यूट बीइंग कभी भी नहीं चाहते ये वॉर ख़त्म हो। सब कोई जो भी एब्सोल्यूट बीइंग को पूछते थे, सब कोई जो भी उनके सामने झुकते थे और उनके लिए रोते थे, मरते थे, उनके लिए वार करते थे, सब कोई जो भी उनके बात मानते थे, उन्हें अपनी फेथ प्रूव करते थे, अपनी ब्लड उनके लिए ज़िंदगी देकर। वो लोग हमेशा से उनकी कमेंटमेंट्स को मानते थे, अवॉइड करते थे। पर फिर भी इतना कुछ करने का फ़ायदा ही क्या? इतना सब कुछ मानने के बाद भी उनके लिए भी मौत ही लिखी हुई है। और तभी हम एक रूलर यानी एक फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। वो सबको कहता है, जब तक कि एब्सोल्यूट बीइंग एग्जिस्ट करता है, करेगा, तब तक ये वॉर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एशबॉर्न ये सब जीन को दिखाते हुए कह रहा है, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, वो चाहता था ये वॉर ख़त्म हो जाए, यही है रेविलियन। ये सब कुछ जीन देख रहा था। तभी एशबॉर्न एक रूलर को दिखाते हुए कहता है, दैट इज़ माई फॉर्मर सेल्फ, सिर्फ मैं ही था जो कि इस रेविलियन के खिलाफ था।
मैं मानना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं उनके खिलाफ ही लड़ गया। पर मेरा आर्मी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं था। मेरे आर्मी का हाल इतना ज़्यादा ख़राब था, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। चारों तरफ बस मौत ही था। चाहे मेरे पास कितनी भी बड़ी आर्मी होती, वो उन मैसेंजर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। और इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है। पर तभी जब मैंने अपनी आँख बहुत ज़्यादा अंधेरे में खोला, मुझे समझ में आया कि एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर एक हिडन पावर को छुपा के रखा है। और तभी हम एशबॉर्न यानी जो कि पहले फ्रेगमेंट ऑफ लाइट था, उसके अंदर शैडो पावर को अराइज होते हुए देखते हैं, शैडो पावर को निकलते देखते हैं। और तभी वो कहता है अराइज, और उसके ये कहते ही वो अभी जैसा शैडो मोनार्क है यानी एशबॉर्न है, बिल्कुल वैसा ही शैडो मोनार्क में तब्दील हो गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर वो अब एक नई ज़िंदगी की मालिक हो गया। और उसी के साथ साथ अराइज कहने के बाद ही उसके साथ बहुत ज़्यादा आर्मी खड़े हो गया जो कि मर गए थे। वो कहता है मैंने मेरी नई आर्मी को बैटल में उतार दिया। हावेवर जब मैं पहुंचा लड़ने के बाद, जीतने के बाद एब्सोल्यूट बीइंग के वहाँ पे जाके मैंने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। जब तक मैं वहाँ पे पहुंचा तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एब्सोल्यूट बीइंग उन्हें मार दिया गया था और हम एब्सोल्यूट बीइंग को मरे पड़े देखते हैं। उनका खून चारों तरफ गिरा हुआ देखते हैं। जो भी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट थे, उन्होंने गॉड को एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद उनका पोजीशन ले लिया और खुद रूलर्स बन गए। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है और पावर हासिल करने के बाद उन लोगों ने मोनार्क्स पर अटैक करना चालू कर दिया उनकी छोड़े हुए डिवाइस की मदद से। इसी के बदौलत लेगिया द किंग ऑफ जायंट्स एंड द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग उसको कैप्चर कर लिया गया। और उसकी कैप्चर होते ही पूरा बैलेंस गड़बड़ा गया। और ये वही वक्त था जब सारे मोनार्क्स ने रियलाइज़ कर लिया इस सिचुएशन का ग्रेविटी कितना ज़्यादा है। सो ये चांस देख के मैं वहाँ पे उनके पास गया। उनके पास भी कोई भी रास्ता नहीं था, उनको भी रूलर्स से लड़ना था, तो उन्होंने भी मेरे साथ मेरे फोर्स को ज्वाइन कर लिया। और तभी से मैं मोनार्क्स के साथ मिल के रूलर्स के साथ लड़ने लगा। और ये मैं कोई फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के हिसाब से नहीं, ना कि मैसेंजर ऑफ गॉड के हिसाब से, बल्कि द मोनार्क ऑफ शैडोज़ के हिसाब से, उसके नाम से लड़ने लगा। वक्त, हालात, सब कुछ मेरे साइड था, मेरे कंट्रोल में था। बैटलफील्ड में जो भी मरते वो सब मेरा ही आर्मी हो जाते, मेरी ही पावर बढ़ता। पर ऐसा एक वक्त आया जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और दोनों पार्टी यानी रूलर्स और मोनार्क्स दोनों मुझसे डरने लगे, मेरे पावर से डरने लगे। और इसीलिए दोनों साइड्स ने हाथ मिला ली और मेरे खिलाफ, मेरे आर्मी के खिलाफ चले गए। उन दोनों की वजह से, उन दोनों के मिलने की वजह से मेरी आर्मी करीब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक कि बिट्रियल का सामना भी करना पड़ा। मोनार्क ऑफ फैंग्स ने उस वॉर को छोड़ दिया और भाग गया। पर वहीं पे था बैरन द मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स एंड द किंग ऑफ डेमन्स। उसको मेरे खिलाफ जाने का कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर आए वो लोग और हम ऊपर से यहाँ से वही सीन को देखते हैं जहाँ पे जिन ने देखा था, जिन ने आखिरी बार उन सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को उतरते हुए देखा था। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है फिर आए वो लोग, पर उनके आने से पहले ही मैंने मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स को अपनी कैद में कर लिया। और फिर जब वो लोग आए, नीचे उतरते ही मेरे सामने नील कर दिए। अगर वो चाहते तो वो मुझे वहीं पे मार सकते थे, पर फिर भी उन्होंने मुझसे कहा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। हमारे पास लड़ने का कोई रीज़न नहीं है, अब कोई रीज़न बचा ही नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े। एशबॉर्न कंटिन्यू करता है और कहता है ऑल्दो उनके पास इतना ज़्यादा ताकत था कि वो लोग चाहते तो मुझे मार सकते थे, मुझे नथिंगनेस के दुनिया में भेज सकते थे, मुझे पूरी तरह से वैनिश कर सकते थे, पर वो लोग शांति चाहते थे। आई सपोज ये एक रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका था। पर तभी एशबॉर्न उनको कंटिन्यू करते हुए कहता है, यहाँ पे दोस्तों एशबॉर्न जो फ्लैशबैक दिखा रहा है, वहाँ पे एशबॉर्न उन सारे रूलर्स से ये कह रहा है। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है ये सब जो तुम बोल रहे हो, ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोगों ने मेरे मालिक, मेरे मास्टर को मार दिया है। पर यह सुन के फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट गुस्सा होता है और कहता है वो हमारा भी मास्टर था। पर उसकी ये बात सुन के एशबॉर्न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपने हाथों से पकड़ता है, ऊपर उठाता है, अपने पास लाता है और कहता है अगर वो तुम्हारा भी मास्टर था तो ये तुम्हारे इस क्राइम को और ज़्यादा बड़ा बना देता है।
वो फ्रेगमेंट कहता है, किसी और से ज़्यादा तुम्हें पता है हम लोगों ने कैसा फील किया जब हम सब ने मिलके उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचा। बस हम इस वॉर को एंड करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। एशबॉर्न कहता है, अगर तुम्हें सच में चाहिए इस वॉर का पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो अपने स्पीयर्स लो, अपने हथियार लो और मेरे दिल को चीर दो, तभी तुम्हें मिलेगा चांस इस वॉर को पूरी तरह से ख़त्म करने की। पर वो रूलर कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो हमें। पर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, हरी आप और मुझे मार दो, अभी मार दो मुझे। पर वो रूलर कुछ नहीं कहता, शांति से बस कहता है, प्लीज़ अपने गुस्से को जाने दो। ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट अपने सारे साथियों को इशारा करता है। करते ही वो लोग सभी वहाँ से उड़ के चले जाते हैं बिना एशबॉर्न को मारे या फिर उसे कुछ भी करे। फिर मैं कहता हूँ, वो लोग अगर चाहते तो सब कोई मिल के आराम से एशबॉर्न को मार सकते थे। प्रेजेंट में यानी एशबॉर्न के डोमेन में एशबॉर्न अभी मिस सेलनर के रूप में है। और कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और बार बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद भी कोई भी सिंगल सोल्यूशन मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। सो मैंने तय किया कि किसी जगह पे छुप जाऊं और अपने रेवेंस की तैयारी करूं, कोई प्लान बनाऊं। और मैंने अपने शैडो के अंदर मोनाक ऑफ वाइट फ्लेम्स को कॉन्फाइन करके रखा था। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मोनाक ऑफ फैंग्स जो कि भाग गया था, जब मैं रिकवर हो जाऊं उसको मार दूं। और इसी वजह से जब मैं छुप गया था तब मोनाक्स जो कि अपने हाथ से बहुत ज़्यादा पावर खो दिया था, मेरी वजह से वो लोग रूलर्स से हार गए थे। और जब मैं वापस गया यानी उनके सामने रीअपीयर हुआ, मोनाक्स जो कि डायमेंशन के बीच भाग चुके थे, कहीं भाग गए थे। द ड्रैगन किंग जानता था अब टाइम आ चुका है उनके पावर को बढ़ाने की। उसने मुझे ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए हम लोगों ने कोई ऐसा दुनिया ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम जा सके जो कि रूलर्स के नज़रों से बिल्कुल बाहर हो। यह सुन के जिन कहता है, क्या तुम्हारा मतलब पृथ्वी है? वो कहता है, हाँ पृथ्वी। पर वहाँ पे मोनाक्स के आ जाने से उनका यानी इंसानों का एनाइलेशन इनएविटेबल था। और तभी वो फिर से पास्ट की कुछ सीन दिखाने लगता है, वही सिटी जिसको जीन ने डिमन कैसल में देखा था। वो कहता है, ये सिटी, इस जगह को तो मैंने डिमन कैसल में देखा था, क्या यही फ्यूचर है? पर वो कहता है, नहीं, जो तुम देख रहे हो ये पास्ट है। पर जिन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, तुम्हें पता है पहले भी मैंने कहा है मोनाक्स दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें बनाया गया है और रूलर्स उनको बचाने के लिए बनाया गया है। और ऐसे ही हर बार रूलर्स और मोनाक्स उनका फाइट होता है। रूलर्स जिनको कि दुनिया को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था एब्सोल्यूट बीइंग के द्वारा, इसीलिए उन्होंने अपने आर्मी को भेजा मोनाक्स को ट्रैक डाउन करने के लिए, मोनाक्स को मारने के लिए। जब तक उन्होंने उन्हें भेजा तब तक सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। जिस दुनिया को वो लोग बचाना चाहते थे उस दुनिया में तबाही फैल चुका था। वो दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसे ही करके एक और दुनिया ख़त्म हो चुका था। और सब कुछ को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए, ठीक करने के लिए उन लोगों ने एब्सोल्यूट बीइंग की एक फॉरबिडन डिवाइस का यूज़ किया। वो था द कप ऑफ रीइंकार्नेशन, जो कि गॉड का एक इंस्ट्रूमेंट था। ये एक इस तरह का प्रोडक्ट था, एक रिमार्केबल प्रोडक्ट जो कि टाइम को पीछे कर सकता था, अप्रॉक्स 10 साल पीछे कर सकता था। रूलर्स ने बहुत कोशिश की दुनिया को बचाने की, पर तुम्हारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा वीक था। ये कभी भी मैटर नहीं करता कि मोनार्क जीते या फिर रूलर्स जीते, जो भी जीतते अर्थ तुम्हारी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाता। रूलर्स को पता था वो सबको बचा नहीं सकते, सो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ पोर्शन ह्यूमंस को बचाए, कुछ पोर्शन पॉपुलेशंस को बचाए जो कि पृथ्वी पर जीवन को कंटिन्यू कर सके। यह सुनने के बाद जिन कहता है, और ऐसे ही पैदा हुए हंटर्स। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, वही लोग थे जिनके पास इतनी ताकत तो थी, दो ग्रेट फोर्स के बिटवीन जो वार होता उनकी फोर्स को झेल सके, उनकी माना पावर को झेल सके। और ऐसे ही रूलर्स मैनकाइंड को बचाने की कोशिश करते रहे। जिन ये सब बातें सुन के बस सोच रहा है, बीइंग्स जो कि दुनिया के चेंजेस को सरवाइव कर सकते हैं, पर जब लोगों को ये पता चलेगा कि सारे के सारे लोग तबाह हो चुके हैं, मर चुके हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा है, क्या ऐसे सोसाइटी फंक्शन कर पाएगा? क्या लोग ठीक रह पाएंगे? और उसने क्या कहा,
डीमन का सेल वो एक फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का मेमोरी था। उसकी तरफ देखते हुए वो तभी कहता है, तो इसका मतलब ये पूरी दुनिया ऑलरेडी बहुत बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुन के वो कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, हो सकता है हम लोग हायर बीइंग्स हैं, पर फिर भी हम टाइम के फ्लो को नहीं रोक सकते और इसीलिए बार बार कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ किया जाता। बार बार वो लोग कोशिश करते टाइम को घुमाने की जब भी वो हारते, पर मोनाक्स ऐसा नहीं थे। वो लोग बार बार अपने प्लान को मजबूत बनाते रहे, अपने प्लान को और ज़्यादा शार्प करते रहे जब तक कि गॉड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूजलेस हो गया। ये सुन के जीन कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कप ऑफ रीइंकार्नेशन, उसका भी कोई लिमिट है? वो कहता है, दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट पावर हो। पता है ना तुम्हें, एब्सोल्यूट बीइंग वो भी अपने ही क्रिएशंस के द्वारा मारा गया। ये सुन के जीन कहता है, कैसे तुम लोग एब्सोल्यूट बीइंग को मार सकते हो? उन्होंने ही तो तुम्हें बनाया है, वो तो तुम्हारा क्रिएटर है ना? एशबॉर्न कहता है, हाँ बनाया है। तुम्हारे दुनिया में भी तो मशीन्स को बनाया जाता है, पर ऐसा तो बहुत बार हुआ है ना? जो क्रिएटर मशीन्स को बनाता है, उन्हीं मशीन्स ने जाके क्रिएटर्स को मार दिया है। हम लोगों को बनाया गया था फाइट करने के लिए, फाइट के बेसिस पर उनसे भी ज़्यादा पावर्स थी और मोनाक्स को इन्हीं से इंस्पिरेशन मिला। रूलर्स ने अपने पावर को उधार में दिया कुछ ह्यूमंस को, उनके पास अपने पावर्स को दिया ताकि वो जाके मैजिक बीस्ट को मार सके। और तुम्हें क्या पता है, जो मोनाक्स है उन्होंने भी ह्यूमन बॉडी को उधार लिया या फिर बोरो किया ताकि वो इस दुनिया पे यानी पृथ्वी पर आ सके। यहाँ तक कि वो लोग, उनकी आर्मी जितना कि रूलर्स ने सोचा था उससे भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पृथ्वी को बहुत बड़ी सी एक ट्रैप बनाने की। जिन कहता है, क्या? ताकि रूलर्स की आर्मी यहाँ पे ह्यूमंस की मदद करने के लिए ना आ पाए? ये सुन के वो कहता है, बिल्कुल। पर मोनाक्स कभी भी इस दुनिया में नॉर्मली नहीं आ सकते। उनको इस दुनिया में आने के लिए किसी भी ह्यूमन वेसल की ज़रूरत होगा, जो ह्यूमन वेसल उनकी पूरी पावर को हैंडल कर पाए। और इसीलिए मैं और द मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने होस्ट को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि हमारी पावर बहुत ज़्यादा थी और हमारे लिए कोई होस्ट बचा ही नहीं था, कोई भी होस्ट पृथ्वी पर था ही नहीं। और तभी मेरे पास एक स्किल्ड मेज आया जो कि मेरे पास एक प्रपोजल लेके आया था। उसने मुझे ऑफ़र किया कि वो मेरे लिए सुटेबल ह्यूमन को ढूंढ देगा और बदले में उसे चाहिए थी इमोर्टलिटी। हाउएवर पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जिंदा वेसल नहीं था जो कि मौत को अपने अंदर समा सके। इसीलिए आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम बनाया ताकि वो ढूंढ सके एक ह्यूमन को जो कि माना से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जिसके पास सुपीरियर फिजिक और स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है। बहुत ढूंढता रहा, पर मेरी वेसल ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। तब मैंने तुम्हें देखा, एक ह्यूमन जो कि अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन से बाहर है सब कुछ से। तुम कमज़ोर थे, मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। बार मौत का सामना हुआ तुमसे, पर तुम मौत को धोखा देकर वापस आ पाए थे। मैं तुम्हें नोटिस करता था, देखता था, यहाँ तक कि आर्किटेक्ट का डिसअप्रूवल होने के बावजूद मैंने तुम्हें चुना। इसीलिए मुझे फिर से एक बार कहने दो, I am the record of your struggles, the evidence of your resistance and the reward for your pain। और उसको हम जिन की पापा के रूप में देखते हैं। उनको सामने देख के जिन भी पूरी तरह से चौंक जाता है। जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ श्योर, मैंने आर्किटेक्ट के स्कीम को ब्रोक किया। आई डाउट कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं तुम्हारे पावर्स को पोजेस कर पाऊँ। एशबॉर्न कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ, पर आर्किटेक्ट ने यह पॉसिबल किया। उसने तुम्हारी बॉडी को इस तरह से अडेप्ट करवाया, तुम्हारी बॉडी ह्यूमंस के साथ साथ एक बीस्ट की तरह हो गया। सिस्टम जिसे कि इस तरह बनाया गया था जो कि तुम्हारी बॉडी को हर वक्त चेंज करता रहता, हर वक्त मेरे हिसाब से बनाता रहता। जिन कहता है, इसी वजह से ये जो सिस्टम मैं अपने सामने देखता हूँ, इसे वीडियो गेम की तरह बनाया गया और ये मुझे एक प्लेयर कहता है। पर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने तो आर्किटेक्ट को बिट्रे कर दिया था ना, पर क्यों? ये सुन के एशबॉर्न थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर कहता है, जैसा कि तुमने देखा था, रूलर्स ने मेरे पास आके एपोलॉजी दी थी, दूसरी तरफ मोनाक्स ने मेरे साथ बिट्रेयल किया था। ये सब कुछ को देखने के बाद मुझे तो कोई साइड लेना ही था। ये वही डिसीजन था जो कि मुझे लेना था। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद मुझे खुशी मिलती है। परहैप्स शायद मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ना खोऊं। मैं तुम्हारी तरह बन गया और तुम मेरी तरह बन गए। पता है, इसमें अब कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। ये जो बॉडी है, ये तुम रखो या फिर मैं रखूं, हमारे लिए हम दोनों एक ही है। तो मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम्हें डिसाइड करने के लिए देता हूँ।
यहाँ पे मेरे डोमेन यानी डेथ्स डोमेन में रहो और इटर्नल शांति में रहो, एक ऐसी ड्रीम में रहो जिसे तुमने बनाया है, या फिर वापस जाओ उसी रियलिटी में और अपने दुश्मनों का सामना करो। ये सुन के जिन कहता है, तुमने कहा था तुमने एक डिसीजन लिया था, राइट? सिर्फ तुमने रूलर्स का ही साइड नहीं लिया, बल्कि तुम्हारे अंदर इच्छा बाकी ही नहीं है कि तुम उनके साथ फाइट करो। तो फिर मुझे ये बताओ, क्यों तुम मोनाक्स के साथ अलग अलग दुनिया में भागते रहे? ये सुन के वो कहता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई जगह नहीं था। जिन भी हंसता है और कहता है, मेरा आंसर भी सेम है, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। ऐशबॉर्न वो थोड़ा सा हंसता है। जिन कहता है, क्या मैं तुम्हें लास्ट बार देख रहा हूँ? ये सुन के ऐशबॉर्न हंसते हुए कहता है, मैं अपनी इटर्नल रेस्ट में वापस चले जाऊंगा, पर तुम अभी हो मोनार्क ऑफ शैडोज, हमेशा के लिए जीते रहोगे, हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। तो आई डाउट हमारे रास्ते कभी फिर से एक साथ आएंगे। मरने की वजह से तुम्हारा पावर पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाएगा। पता है ना वापस जाने का रास्ता? जिन हंसते हुए कहता है, पता है मुझे, क्योंकि मैं हूँ तुम। और तभी हम दोनों को आखिरी बार के लिए आमने सामने देखते हैं। जिन अपना आँख बंद करता है और कहता है, अराइज। सो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।